ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज। आप महापाप करने वालों का साथ क्यों दे रहे हैं? मेरा जो संघर्ष है कि जो चंदा चोर हैं उन लोगों को, इन राक्षसों को सरेआम फांसी दी जानी चाहिए, इसमें मेरा साथ दीजिए, इन महापापियों का साथ मत दीजिए। क्या इस वक्त रामलला के चढ़ावा चोरी के मामले में हो रहा है? पर्दे के पीछे की क्या कहानी है? क्या कुछ और होना चाहिए? बड़े नाम जो जिनकी नॉलेज के बगैर ये हो ही नहीं सकता था, उन पे कोई चर्चा कहीं नहीं हो रही थी। मीडिया का दबाव बढ़ा, पॉलिटिकल पार्टीज का दबाव बढ़ा, तो चलिए उनके से भी एसआईटी की पूछताछ शुरू हो गई है, ये सच है। ऐसे उनको लग गया कि 18 हजार रुपया पाने वाला फाइनेंस का काम कर लेगा। पहला सवाल तो यही उठता है, जिस चीज को आप जानते हैं कि आपका सब्जेक्ट नहीं है, भले ही आप उस पर, तो ये चीज तो पहले से ही थी और जिन सबने इग्नोर किया। मैं ऊपर से बात कर रहा हूँ। सारे राम भक्तों की देश की आस्था का सवाल है, लेकिन उसको लीपापोती करने की कोशिश हो रही है और हर कोई, मुझे ऐसा लग रहा है, अपने आप को, कि 27 में चुनाव भी है ना उत्तर प्रदेश में, इसीलिए पॉलिटिकली करेक्ट होने के चक्कर में, चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो केंद्र में बैठे हुए जो ऊपर के लोग हैं, कोई क्लियर कट बोलता नहीं क्यों जिम्मे आप भाई, आप महासचिव हैं, आपके नाक के नीचे हुआ, आप डे 1 से डिपेंड करें, इस्तीफा दे दो ना, हट जाओ। हिसाब किताब तो कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी पहले होती है। चंपत राय तो एडमिनिस्ट्रेटर हैं। चंपत राय की जिम्मेदारी सब कुछ है, ओवरऑल उसमें झाड़ू कहाँ लगी नहीं लगी, जो सुबह मंदिर में आरती समय पे हुई कि नहीं हुई, इस सब है उनकी जिम्मे तो। लेकिन कोष का तो सीधा सीधा मामला कोषाध्यक्ष से होता है, ट्रेजरर से होता है, तो कोषाध्यक्ष पर कोई बात ही नहीं कर रहा। कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको लगातार कटघरे में खड़ा किया जा रहा था, उन्होंने साफ कर दिया है कि संघ उन करोड़ों राम भक्तों के साथ खड़ा है जो इससे आहत। सरकार वहां लगी रही, शिलान्यास और भूमि पूजन में रही, जो योगी आदित्यनाथ रहे, जो नरेंद्र मोदी रहे, जो अमित शाह रहे, जो संघ परिवार रहा, क्या उन्होंने चंपत राय जी से कह दिया था कि आप बैठ के वहां चढ़ावे की चोरी करो? ये भी उतना ही गलत है ना। इन सब लोगों को जिम्मेदार मानना, इनसे जवाब मांगना और कड़ी कार्रवाई की उम्मीद करना गलत नहीं है, लेकिन ये भी तो उतना ही सही है कि उन्होंने तो नहीं कह दिया था ना तुम करो। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी, आपका पसंदीदा कार्यक्रम। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला लगातार सुर्खियों में है, और सुर्खियों में इसलिए भी है क्योंकि इस पर अब सियासत भी तेज हो गई है। और राम को लेकर, रामलला के चढ़ावा चोरी को लेकर जिस तरीके से सियासत हो रही है, ऐसा लगता है ये मामला इतने जल्दी शांत नहीं होगा। सियासी पहलू के अलावा हिंदुओं का, हिंदुत्व का, सनातन का वो सारा सवाल अब हर खेमे से उठता दिख रहा है। संत समाज की आवाज भी अब बुलंद होती दिख रही है। एसआईटी जांच कर रही है। 15 दिन का एसआईटी को एक्सटेंशन मिला है, 15 जुलाई तक का और उन्हें समय दिया गया है। क्या इस वक्त रामलला के चढ़ावा चोरी के मामले में हो रहा है? पर्दे के पीछे की क्या कहानी है? क्या कुछ और होना चाहिए? इन्हीं सब बातों का विश्लेषण करेंगे अपने मेहमानों के साथ। इसके अतिरिक्त जिस तरीके से रामलला के चढ़ावा चोरी को लेकर ढेरों बयान आ रहे हैं, उद्धव ठाकरे हों, अखिलेश यादव हों, असदुद्दीन ओवैसी हों, इन सारे बयानों के क्या मायने होंगे दूसरे दौर में, अपने मेहमानों से उस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। रामकृपाल सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्णिमा त्रिपाठी जी हैं, मिहिर रंजन जी हैं, राकेश शुक्ल जी हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हैं, और अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कर्णिक जी भी हमारे साथ हैं। शुरुआत रामकृपाल सर से। शुरुआत आज मैं सोचती हूँ पूर्णिमा मैम से करते हैं। पूर्णिमा मैम, एसआईटी को 15 दिन का और एक्सटेंशन मिला है। 8 गिरफ्तारियों के बाद किसी तरीके की और कोई बात नहीं हुई है। पहली चर्चा तो हम इसी से करेंगे कि जो अब तक हुआ है वो ठीक ठाक हुआ है या नहीं, और क्या होना चाहिए। फिर सियासी बयानों पर जाएंगे। क्या लगता है 15 दिन का एक्सटेंशन क्यों? क्या और बड़े नाम जो सामने आ सकते हैं, या ऐसा लगता है कि एसआईटी को कोई सही दिशा मिली है? क्या ये सारी चीजें दिखती हैं? देखिए, जल्दी तो नहीं हुआ है। एसआईटी गठित होने के बाद जिस तरह से हमने पहले देखा कि 8 लोग जिनका कि बहुत बड़ा रोल ट्रस्ट के मामलों में नहीं था, सिर्फ वो कैश काउंटिंग में इन्वॉल्व थे, वैसे लोगों को गिरफ्तार किया गया। बड़े नाम जो जिनकी नॉलेज के बगैर ये हो ही नहीं सकता था, उन पे कोई चर्चा कहीं नहीं हो रही थी। मीडिया का दबाव बढ़ा, पॉलिटिकल पार्टीज का दबाव बढ़ा, तो चलिए उनके से भी एसआईटी की पूछताछ शुरू हो गई है, ये सच है। लेकिन जितनी
कार्यवाही सख्ती से होनी चाहिए थी। हमें ऊंचे पदों पे जो बैठे हुए लोग हैं, जिनके की नाम आ रहे हैं, उनके खिलाफ इस समय होती दिख नहीं रही है, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि शक यही है कि कहीं ऐसा ना हो कि छोटे लेवल के लोगों को जेल में डाल दिया जाए कुछ दिन, ताकि बात रफा दफा हो जाए, और जो असली गुनहगार हैं, जिनके की कंट्रोल में, जिनके की नॉलेज में सब कुछ हो रहा था, जिनकी सहमति के बगैर ये हो नहीं सकता था, वो लोग छूट के निकल जाएं, उनको ये कर दिया जाए, उसको पूरा कवर अप कर दिया जाए। तो मुझे ये लग रहा है कि एसआईटी को 15 दिन का एक्सटेंशन मिल गया है। एसआईटी ने चंपत राय जी से, अनिल मिश्रा से, गोपाल राव जी से पूछताछ शुरू कर दी है, तो अब शायद सही दिशा में जा रही है, और शायद फाइनल रिपोर्ट आते आते हमें लग रहा है कि बड़े लोगों के नाम सामने आएंगे। एक चीज इसमें जो इंटरेस्टिंग अभी हमें देखने को मिली है, वो ये है कि इतने दिनों के बाद 5 जून को मामला पब्लिक डोमेन में आया, आरएसएस बिल्कुल मुंह पे पट्टी बांध के बैठा हुआ था, कल जाके आरएसएस की तरफ से पहला बयान आया है। तो जो बिल्कुल क्लियर कट शब्दों में होसबोले साहब ने कहा है कि कोई भी गिल्टी बख्शा नहीं जाएगा, करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है, तो अब ये जरूर लग रहा है कि अगर आरएसएस के लोग भी हैं शामिल इसमें, तो शायद उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ भी एक्शन होगा। और अगर वैसा होता है तो ठीक है, गलती हर किसी से होती है, जो गलती कर रहा है अगर वो पकड़ा जाता है, उसको सजा हो जाती है, तो फिर मामले को बहुत ज़्यादा तूल देने की ज़रूरत नहीं है। अगर लगता है कि वाकई में जो एसआईटी की रिपोर्ट के बाद जो भी संस्थाएं हैं अपना काम ठीक से कर रही हैं, ट्रस्ट की पुनर्गठन की कार्यवाही शुरू हो गई, जैसे कि होसबोले साहब ने कहा है कि मैनेजमेंट पे अगर कोई बदलाव की सुधार की आवश्यकता है तो हम वो भी करेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अगर कहीं कोई करेक्शन की जरूरत है तो हम वो भी करेंगे। तो ये सब अगर होता है तो मुझे फिर लगता है कि इशू तो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, उसमें डैमेज कंट्रोल हो जाएगा, और मामला फिर मुझे लग रहा है कि संभल जाएगा। राकेश सर, चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, ये 3 नाम खूब चर्चा में रहे हैं। 2 लोगों के इस्तीफे भी हो चुके हैं। एक नाम था जो कि कहा जा रहा था कि वो दक्षिण जाया करता था, बोरे में सामान लेकर जाता था, फिर आते समय फ्लाइट से आता था। जब जांच हो रही है तो धीरे धीरे बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं। ऐसा भी दिख रहा है कि भीतर भी खेमेबाजी थी। गोपाल राव के कुछ लोग जो हैं वो अलग थे, चंपक राय के जो कुछ लोग थे वो अलग थे। जो इस तरीके की चीजें हैं, क्या वो एसआईटी को थोड़ी और दिक्कत में डालेंगी, परेशानी में डालेंगी, बहुत सारी चीजें सामने नहीं आएंगी? क्योंकि ये भी सवाल उठ रहे हैं कि जब सब लोग वहीं बने हुए हैं तो एसआईटी कैसे अपना काम करेगी? प्रतीक्षा जी, राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला बिल्कुल एक सस्पेंस और थ्रिलर वाली उपन्यास की तरह है कि जिसको जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे सस्पेंस उतना ही बढ़ता जाएगा, और हम सब उसी सस्पेंस को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से जो कल स्टेटमेंट आया सरकार व दत्तात्रेय होसबोले जी की तरफ से जो स्पष्ट किया गया, उसमें 3 बातें थी। पहला ये कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको लगातार कटघरे में खड़ा किया जा रहा था, उन्होंने साफ कर दिया है कि संघ उन करोड़ों राम भक्तों के साथ खड़ा है जो इससे आहत हैं। दूसरा, दत्ता जी ने जो लगातार चंपत राय जी को केंद्र में रख के सारा मूवमेंट चल रहा था, उन्होंने एक चीज़ और मैसेज किया है कि इसमें सामूहिक जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। सामूहिक जिम्मेदारी का विषय इसलिए है क्योंकि जो 15 सदस्य हैं उसमें 12 सदस्य केंद्र सरकार की तरफ से बनाए गए। उन 12 सदस्यों में 7 सेवानिवृत्त और मौजूदा IAS है। हमारे यहाँ भारत में एक धारणा बना दी गई है कि IAS जो है वो पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान प्राणी होता है, और उसी धारणा के चलते उनके अंदर एक वहम आया, और वहम के चलते इस बात का अहम IAS वर्ग पे आ गया कि समाज और राष्ट्र के निर्माण मेरे कारण ही हो सकता है, हमारे बगैर नहीं हो सकता। अब सबसे मूल प्रश्न ये है कि वित्तीय गड़बड़ी हुई है तो क्या वित्तीय गड़बड़ी के लिए सिर्फ चंपत राय दोषी हैं? क्या उस व्यक्ति को दोषी न माना जाए जो भारत महानियंत्रक लेखा महापरीक्षक के सचिव हैं, जिनको सदस्य बनाया गया है? क्या इस वित्तीय अनियमितता में उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अयोध्या हैं? तो ये तमाम ऐसे लोग हैं जो उसमें सदस्य इसीलिए बनाए गए कि किसी भी विंग पे किसी भी तरह की समस्या आती है तो उसका समाधान आप लोगों को करना है या निगरानी आपको रखना है। तो 7 जो IAS सेवानिवृत्त या मौजूदा IAS हैं, यदि उनके रहते हुए इतनी बड़ी वित्तीय अनियमितता हुई है
तो फिर ये बात हजम नहीं होती है कि अब एक सीओ बनाया जाए, उसमें से सेवानिवृत्त आईएएस को रखा जाए। वो आईएएस क्या करेगा? यदि 7 आईएएस कुछ नहीं कर पाए तो 1 आईएएस क्या पूरा प्रबंधन कर पाएगा? तो अब सबसे मूल प्रश्न यही आ रहा है कि आखिर चंपत राय जी की जैसी खबरें आ रही कि चंपत राय जी ने कहा है कि हम इस कलंक से बाहर जाएंगे, तो चंपत राय जी को किसने रोका एफआईआर करने से? पहले दिन क्यों नहीं किया? और पहले दिन आपने क्यों नहीं किया? फिर चंपत राय जी की तरफ से जो सारा व्यवस्थागत दोषारोपण किया जा रहा, आज चंपत राय जी उस मुकाम पे खड़े हैं जिस मुकाम पे यूपीए गवर्नमेंट के समय डॉक्टर मनमोहन सिंह खड़े थे, कि ईमानदार तो थे लेकिन उनके नाक के नीचे जितनी गड़बड़ियां हुई उसका पूरा दोषारोपण मनमोहन सिंह जी पे लगा। तो मैं मानता हूं कि चंपत राय जी ईमानदार तो हैं, लेकिन आपके नीचे गड़बड़ियां हुई हैं, इसलिए आप उस दोष से खुद को मुक्त नहीं कर सकते। रामगोपाल सर, एसआईटी की अब तक की जांच, जितने लोगों के नाम सामने आए, जितने लोगों की गिरफ्तारी सामने आई, जितने लोगों के नाम सामने नहीं आए, आपका आकलन क्या कहता है? क्या एसआईटी सही दिशा में? मैंने पहले ही दिन एक बात कही थी, जब ये न्यास बना था और जितनी फ्रीडम इस न्यास को दी गई, मैंने पहले दिन कहा था कि एक अस्पताल है, मान लीजिए वो न्यास है, उसके ट्रस्टी हैं, लेकिन अगर किसी मरीज का ऑपरेशन करना है तो कोई डॉक्टर ही करेगा ना। अगर चंपत राय जी ट्रस्टी होते, कहते मैं ही ऑपरेशन कर देता हूँ, आप कुछ भी हो, कुछ भी हो, तो मेरा ये कहना है कि जहाँ जो सरकार का जो आज नियम है कि अगर आप एक नागरिक हैं और आपके घर में 20,000 से ज़्यादा कैश है तो आप धरे जा सकते हैं। कैश मतलब जो भी हो, अब लिमिट क्या हो गई है मैं समझता नहीं, लेकिन कैश रखना अपने आप में, और ये सब पे लागू होता है। ऐसा नहीं है कि कोई ट्रस्ट है तो उस पर लागू नहीं होगा, कोई मंदिर है तो उस पर लागू नहीं होगा। हाँ, मंदिर में चढ़ावा आता है, उसको भी आपको बताना पड़ता है कि ये आया है और ऐसे गया है। तो मेरा ये कहना है कि फाइनेंशियल मैटर्स और उसके जो नियम हैं वो सब पर लागू होते हैं। यहाँ चंपत राय जी, पहली बात तो ये है कि कैसे उनको लग गया कि 18 हजार रुपया पाने वाला फाइनेंस का काम कर लेगा। पहला सवाल तो यही उठता है, जिस चीज़ को आप जानते हैं कि आपका सब्जेक्ट नहीं है, भले ही आप उस पर, तो ये चीज़ तो पहले से ही थी और जिन सबने इग्नोर किया। मैं ऊपर से बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, आप कथा हुई उस व्यक्ति को जो 15,000 रुपये पाता है, आप उसके घर गए और आपने देखा कि वो 60 कमरों का हॉस्टल, 60 कमरों का हॉस्टल है। आपको अगर ये समझ में नहीं आया कि ये कैसे हो गया, और इतना ही नहीं, फिर उसके बाद आप पुलिस को लेकर के गए और वहाँ से पैसा जो था वो लाके कहे कि यहाँ का था वहाँ आ गया। अब अगर इस देश में इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, आप ये मैं मान ही नहीं सकता हूँ कि उस आदमी ने इतना सब कुछ किया। भाई आप कौन होते हैं? फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट चाहे वो 1 पैसे का हो या 1,000 का हो, वो कानून की नज़र में वही होता है। तो पहली बात तो ये है कि मैं ये गले से मेरे उतर नहीं रहा है कि चंपत राय को पता नहीं, चंपत राय को पता नहीं, और नहीं उन्होंने किया। आप ये बताइए, सर कल को आपके घर से कोई चोरी करके ले जाए और आप जाएं और वो पैसा चोर से वापस ले आएं, और इस डर के मारे आप रिपोर्ट न करें कि इसमें मैं फंस जाऊंगा, इतना कैश मेरे पास आया कहाँ से। तो यही होता है ना। तो मेरा ये कहना है कि ऑटोनॉमी का मतलब ये नहीं होता है कि वही मैंने कहा ना कि हिस्ट्री पढ़ने वाला आदमी केमिस्ट्री का क्लास ले रहा था, और सर त्याग तो ये तो शुरू से ही एक तरह से गड़बड़ी थी। त्याग भी बताया। मीर सर, थोड़ा सा इसी विषय पर मैं एक दूसरे एंगल पर आपसे बात करना चाहूंगी।
पिछले 12-13 सालों में हमने देखा कोई भी मैटर आता है विद इन अ वीक, 5 दिन 4 दिन में वो निपट जाता है। 5 जून से 5 जुलाई होने को आ गया। क्या लग रहा है कि ये मामला जानबूझकर लाइमलाइट में रखा जा रहा है? इसके पीछे कोई कहानी आपको दिखती है क्या? देखिए, मैं तो पहली जो आपने लाइन कहा ना कि 5-7 दिनों में निपट जाता है, उससे थोड़ा सा मैं राय अलग रखता हूँ। क्योंकि अभी ही पिछले 2 महीने में ही, मैं पिछली बार भी जब आया था तो इसी तरह नैतिकता की बात हो रही थी और जिम्मेदारी लेने की बात हो रही थी। नीट कांड हो गया, हम सारे लोग हाय तौबा मचाते रहे, बच्चों के भविष्य की बात करते रहे। हुआ कि क्या शिक्षा मंत्री जिम्मेदारी लेंगे, वो कुछ करेंगे, नहीं हुआ, कोई इस्तीफा नहीं हुआ। आज ठंडे बस्ते में हो गया। फर्स्ट क्लास रील वाले वीडियो मैं देखता हूँ, गाड़ी में बैठ के आता है और अच्छे की बड़ा अच्छा काम हो रहा है, चल रहा है। क्या हुआ? ठंडे बस्ते में चला गया। उसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें लेके बहुत हो हल्ला हुआ, ज़मीन खरीद फरोख्त, इतने सारे आरोप प्रत्यारोप, तमाम तरह की बातें सामने आई। क्या हुआ? ठंडे बस्ते में चला गया। ये भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा। ये तो राजनीति है। बात ये है कि जब आप इस तरह का काम करते हैं तो अंदर से आपको लगता क्या है? अगर मुझे मन में अंदर से होगा कि मैं ही खुदा हूँ और मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, क्या होगा? 2-4-5 दिन 10 दिन लोग हल्ला करेंगे, उल्ला करेंगे, रोड पे आएंगे, उसके बाद मामला दब जाएगा, कुछ होने जाना नहीं है। तो यही होगा। जिम्मेदारी लेके उस जिम्मेदारी को निभाने के बाद और उस पर सजा की कोई व्यवस्था है ही नहीं। आप ये सारे मान लीजिए 8 जिन लोगों को पकड़ा गया है, वो सारे प्यादे हैं, हम सब जानते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। प्रतीक्षा, आप अभी ये शो कर रही हैं, आप इस शो की एंकर हैं, मॉडरेटर हैं, हम सारे लोग बोल रहे हैं अपनी अपनी एक एक करके बात। 2 घंटे बाद आपसे पूछा जाए कि शो में क्या बोला मिहिर ने, क्या बोला जयदीप ने, क्या बोला पूर्णिमा ने, आपने मुझे तो पता ही नहीं क्या था। मैं तो एंकरिंग कर रही थी, मैं अपनी बात रख रही थी, वो लोग क्या थे मेरे कान में गया ही नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। पूरा का पूरा मामला और बवंडर इसलिए है कि जिस एक आदमी का नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में है, जिसकी जिम्मेदारी की बात हो रही है, वो चंपत राय है। और ऐसा लग रहा है कि डे 1 से गुड़ गोबर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है, और वो भी इसलिए लोगों को पिंच ज़्यादा कर रहा है क्योंकि मामला राम से जुड़ा हुआ है। सारे राम भक्तों की देश की आस्था का सवाल है, लेकिन उसको लीपापोती करने की कोशिश हो रही है। और हर कोई, मुझे ऐसा लग रहा है, अपने आप को, कि 27 में चुनाव भी है ना उत्तर प्रदेश में, इसीलिए पॉलिटिकली करेक्ट होने के चक्कर में, चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, चाहे वो केंद्र में बैठे हुए जो ऊपर के लोग हैं, कोई क्लियर कट बोलता नहीं क्यों जिम्मे आप भाई, आप महासचिव हैं, आपके नाक के नीचे हुआ, आप डे 1 से डिपेंड करें, इस्तीफा दे दो ना, हट जाओ। तो कि मैं इसको अपने आप को अलग करता हूँ, मेरे नाक के नीचे हुआ है, हो सकता है मुझसे जो मेरी अज्ञानता में हुआ हो, पकड़िए और ये करिए। आप अभी बात कर रही थी कि 15 दिन के लिए SIT को एक्स्ट्रा टाइम। मैं अभी अमर उजाला देख रहा था, ठीक है, इसमें देखिए क्या रहे कि कह रहे कि जांच के बीच अयोध्या छोड़ गए निर्माण सहायक गोपाल राव, और उसके नीचे लिख रहे हैं कि 8 लाख रुपए की रोज चोरी हो रही थी। अब ये बताइए 8 लाख रुपए की रोज चोरी है कि एवरेज कितने दिनों से हो रही थी? इसका कोई हिसाब है? SIT को तो लगेगा ही। SIT जांच अगर निष्पक्षता से करे तो उसको तो बहुत ही, भानुमति का पिटारा खुला है जिसमें पैसा निकलेगा, लोग निकलेगा, और वजीर, प्यादे के बाद वजीर, वजीर के बाद राजा तक बात जाएगी। तो इसीलिए आपको जो लगता है, जो कहते हैं कि 4-5 दिनों में मामला सलट नहीं जाता है, उसको हर तरह से मोटा पतला हर तरह का कंबल लाके उस पर डालने की कोशिश होती है। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि मामला थोड़ा सा पेचीदा हो गया, क्योंकि सवाल सिर्फ सरकारी पैसे या इस तरह की चीजों का नहीं, भक्तों की आस्था का है, जो कि पिछले 50, 100, 200, 500 साल से चला आ रहा है। इसीलिए मामला हल्के से दबने वाला है नहीं। कोशिशें तो होंगी क्योंकि आगे चुनाव है, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये एक ऐसा मुद्दा था जिसको पॉलिटिकली अगर सही तरीके से होता तो शायद बीजेपी को घेरा जा सकता था। आऊंगी सर, दूसरे दौर में उस पर आते हैं। विनोद सर, हम इसके पहले चर्चा कर रहे थे कि संत समाज बहुत चुप है, उसने आवाज नहीं उठाई। अगर वो अपनी आवाज बुलंद करते तो शायद और प्रेशर होता, दबाव होता। आपने 2 बड़े संतों से बात की जिन्होंने राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर खुलकर बात रखी है। जब संतों की तरफ से ये बात आती है कि नहीं SIT के हाथ उतना वो नहीं है, CBI जांच की मांग होनी चाहिए, आपसे भी बातचीत में ये कहा गया। CBI जांच की मांग, क्या आप मानते हैं कि SIT सही दिशा में नहीं है, उसके ऊपर प्रेशर हो सकता है? 15 दिन के एक्सटेंशन के बावजूद भी ऐसा लग रहा है कि वो ठीक नहीं है। किस दिशा में ये सारी चीजें चल रही हैं और CBI जांच कैसे आप देख रहे हैं, क्या जरूरी है वो? देखिए, CBI जांच हो या सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में भी जांच की मांग हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड या सर्विंग जज के इसमें हो रही है, उच्च स्तरीय जांच की मांग हो रही है। बेसिकली उच्च स्तरीय जांच का मतलब वो CBI भी हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में भी CBI जांच हो सकती है, और सुप्रीम कोर्ट का कोई आयोग भी बन सकता है।
बल्कि किसी ने तो मांग की कि जेपीसी बनाई जाए, क्योंकि पार्लियामेंट की ज्वाइंट कमेटी बना के इसकी जांच करे, इस तरह की मांग भी हुई है। कुल मिला के ये है कि एसआईटी जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कथित एसआईटी बनाई, जिसको मैं तो एसआईटी नहीं मानता, अब तो सारे कानून विशेषज्ञ भी इस बात को लगातार कह रहे हैं। मैंने सबसे पहले अमर उजाला के ही प्रोग्राम में अपने इसी में कहा था तो कि वो इंक्वायरी कमेटी है एसआईटी होने के बाद। भाई उसका मैंडेट क्या है? वो किसी को अरेस्ट नहीं कर सकती, एफआईआर ट्रस्ट करा रहा है, तो काहे कि एसआईटी है क्या उस जांच में जो है। इसलिए बात हो रही है कि सीबीआई जांच हो, उच्च स्तरीय जांच हो, क्योंकि आज भी तमाम आरोप लगते हैं, सीबीआई पे भी लगते हैं, ईडी पे भी लगते हैं, सब पे लगते हैं, लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसियों पर कमोबेश लोग ज्यादा भरोसा करते हैं इंस्टेड ऑफ जो स्टेट्स की पुलिस है। किसी भी राज्य में कोई भी बड़ा गंभीर अपराध होता है तो तुरंत मांग होती है सीबीआई जांच कराई जाए, ये एक है। तो इसलिए ये मामला ऐसा। और संत समाज ऐसा नहीं, चुप नहीं। संत समाज का क्या है कि संत समाज दरअसल दो हिस्सों में बट गया। खासकर राम मंदिर आंदोलन के दौरान संत समाज जो था, एक संत समाज वो है जो विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हुआ है, जो विश्व हिंदू परिषद के तमाम सदस्य हैं वो भी साधु हैं, महामंडलेश्वर तमाम सारे हैं, वो चुप है। दूसरा संत समाज जो इनसे इतर है, वो मुखर है, वो बोल रहा है। आप देखिए, जैसे दो लोगों से मैंने ही बात की, इसके अलावा करपात्री जी बोल रहे हैं, इसके अलावा धर्मदास जी बोल रहे हैं, बहुत सारे संत इसमें बोल रहे हैं, लेकिन वो जो आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के घेरे से बाहर है, और जो घेरे के अंदर है हरिद्वार के संत नहीं बोल रहे, वो बड़े। अब एक तो सज्जन कोषाध्यक्ष ही है गोविंद गिरिदेव महाराज, तो इसके, और मेरे ये नहीं समझ में आ रहा है कि हिसाब किताब तो कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी पहले होती है। चंपत राय तो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, चंपत राय की जिम्मेदारी सब कुछ है, ओवरऑल उसमें झाड़ू कहाँ लगी नहीं लगी, जो सुबह मंदिर में आरती समय पे हुई कि नहीं हुई, इस सब है उनकी जिम्मे तो। लेकिन कोष का तो सीधा सीधा मामला कोषाध्यक्ष से होता है, ट्रेजरार से होता है, तो कोषाध्यक्ष पर कोई बात ही नहीं कर रहा है, और ना ये कह रहा है, और वो खुद जो है बता रहे हैं कि इस्तीफा दो लोगों का हो गया, कमेटी की बैठक में फैसला होगा। तो पहली बात तो पूरे ट्रस्ट पर ही सवाल है कि बाकी लोग क्या कर रहे थे भाई। और ये देखिए, चढ़ावा चोरी का मामला तो सामने आया है। जो वर्मा ने, जो इंजीनियर ने जो आरोप लगाया कि 40% कमीशन निर्माण कार्यों में, और देश में ऐसा कोई निर्माण कार्य नहीं है जो बिना कमीशन के होता हो। आप देख लीजिए हालत, महामार्ग जो बन रहे था अभी देहरादून और दिल्ली वाला जो नया, जिससे अमर जयदीप जी भी होके आए, वही धंस गया और उसमें कार्रवाई भी हुई। तो हालत ये है कि राम मंदिर निर्माण कार्य में अगर आरोप लग रहा है 40% का, नपेंद्र मिश्रा जी कहते हैं मैं तो निर्माण कार्य से संबंधित हूँ, तो निर्माण कार्य की भी जांच कराओ। जब इस पर आरोप एक कौन लगा रहा है, वही लगा रहे हैं, इंजीनियर वर्मा। और जो आरोप लगाने वाले विजिल पर, उनको आप निकाल देते हो। महिपाल सिंह को आपने हटा दिया, आपने उनको वर्मा को हटा दिया, तो इससे क्या मतलब मैसेज जाता है? ऐसे तो फिर गलत जाता है ना। तो ये सारे सवाल है, और मुझे लगता है उच्च स्तरीय जांच अगर नहीं होगी और यही रहा, 8 लोगों को आपने जेल में डाल दिया, उनको सजा भी हो गई, कोर्ट से जुर्माना हो गया, वसूली हो गई, तो लोगों में इसका विश्वास नहीं जमेगा। आम आदमी में ट्रस्ट के प्रति ट्रस्ट नहीं जमेगा। आम आदमी का ट्रस्ट में ट्रस्ट तभी होगा जब ट्रस्ट का पुनर्गठन हो, उसमें दूसरे लोग आए और उच्च स्तरीय जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो, और जो लोग दोषी हैं, जिम्मेदार हैं, वो इसके पीछे उनको कानून के शिकंजे में लाया जाए, तब आम आदमी को विश्वास। क्यों? एक अवधारणा है। आप अयोध्या में बात कीजिए, किसी से बात कीजिए, रास्ता चलते किस बात कीजिए, लोग क्या कहते हैं, अरे साहब सब रफा दफा हो जाएगा, सब रफा दफा हो जाएगा, खाली 8 ही लोग थोड़ी इतनी बड़ी चोरी कर लेंगे। ये सामान्य धारणा है। इस सामान्य धारणा को कैसे मिटाएंगे आप? ठीक है, और जितना इसको मामले को रफा दफा करने की अगर कोशिश हुई तो उतना नुकसान होगा, ये समझना चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर। राम हमारे भारतीयता के प्रतीक हैं, हमने इस पर भी कई बार चर्चा की है। 5 जून से 5 जुलाई आने को है, जिस तरीके से स्थिति दिख रही है, क्या लग रहा है कि ये मामला सही दिशा में है, या फिर जैसा कि अभी सभी कह रहे थे कि भरोसा लौट नहीं रहा है, हो सकता हो थोड़े दिनों बाद ये भी रफा दफा हो जाए। हम भी लगातार इसलिए खबरों खिलाड़ी का विषय रख रहे हैं कि ये सवाल कहीं नहीं जाना चाहिए कि भाई दोषी जो है उसे सजा मिले। पूरी टाइमलाइन कैसे देख रहे हैं? ये अब दरअसल नीति, नियत और प्रतिष्ठा की परीक्षा की घड़ी है, और इस परीक्षा में अगर लोग जो जिनकी साख दांव पर है, अगर वो फेल हो गए तो उसको फिर कभी कायम कर नहीं पाएंगे। हम लोग लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं, लगातार ये मामला खबरों में और सुर्खियों में बना है। उसी का परिणाम है कि संघ को भी आखिर में इस पे बोलना ही पड़ा, वरना दत्तात्रेय होसबोले जी का वीडियो आने में इतना समय क्यों लगा? पहले आना चाहिए था। एसआईटी का गठन करके रफा दफा करने की कोशिश की, जब हमने सबने हल्ला किया कि ये तो एसआईटी है ही नहीं, ये दिखावा है, तो जाके फिर गिरफ्तारियां शुरू हुई, ये सब हुआ। तो इनके चंपत राय और अनिल मिश्रा जी के इस्तीफे को एक पत्र आया और बाद में इस्तीफे आए,
आप किसको बचा रहे हैं, क्यों बचा रहे हैं? जैसा मैंने शुरू में भी कहा था, इस देश को आक्रांताओं ने नहीं लूटा, इस देश को हमलावरों ने नुकसान नहीं पहुंचाया, इस देश को अंग्रेजों ने गुलाम नहीं बनाया, इस देश को नीति और नियत की खोट ने ही हमेशा डुबोया है। बहुत सारे अच्छे लोगों के काम को चंद लोगों के भ्रष्टाचार और नियत में खोट ने इतना बुरा काम किया है कि अब उसको वापस, और ये सबको मालूम है कि कुएं में भांग है, व्यवस्था में दोष है, मट्ठा पड़ा हुआ है, लेकिन जितनी बड़ी आस्था थी राम को लेकर, राम के मंदिर को लेकर, जितनी भावुकता थी, जितना उसको लेकर देश में भावनाओं का ज्वार था, उतना ही बड़ा धोखा और उतनी बड़ी ही चोट हुई है। और उसमें सबसे बड़ा जो अभी कई मंदिरों का आ रहा है, कल बद्रीनाथ के मंदिर का आ गया, बद्रीनाथ के ट्रस्ट ने भी उस पर जांच बिठा दी है। इसके पहले के हम खबरों खिलाड़ी में कर रहे, राकेश जी ने सिलसिलेवार सभी मंदिरों की लिस्ट दोहरा दी थी, महाकाल मंदिर से लेकर मेहर से लेकर मथुरा। लोगों को पता है कि थोड़ा बहुत तो दान पेटी से कोई ना कोई हो रहा है और किसी पंडित का, किसी का घर का परिवार चल रहा होगा, लोग उसको भी ये मानते कि चलो यार ये भारत की मानसिकता है। लेकिन दिक्कत यहां पर यह है कि आपने राम को भी नहीं छोड़ा। व्यक्ति क्यों आहत है? संघ भी क्या कह रहा है कि हम आहत हैं, अवधेशानंद जी कह रहे हैं हम आहत हैं, दूसरे करपा सब क्यों कह रहे हैं कि हम आहत हैं? क्योंकि हमको लगा था कि कम से कम यहां पर तो बख्श दोगे। तो जब आपने कुछ ही नहीं छोड़ा तो ये तय हो गया कि हम लोग किसी को नहीं छोड़ते। जब लूट का मामला होता है, भ्रष्टाचार का मामला होता है, और उससे बड़ी बात है हम उसको बचाने की कोशिश करते हैं। अब ये जो लोगों के मन में घर कर गया है कि थोड़े दिनों में मामला ठंडा कर दिया जाएगा, रफा दफा कर दिया जाएगा, इस भावना को अगर नहीं बदला ना तो ये देश अब जब राम जी के मंदिर से नहीं सुधर सकता तो कहां सुधरेगा? फिर तो हम अभिशप्त हैं। आगे नाली खड़ंजे से लेकर, पुलों से लेकर, मॉल से लेकर, संसद भवन से लेकर होने वाले हर भ्रष्टाचार के लिए हम अभिशप्त हैं। फिर तो हमने स्वीकार कर लिया गया है कि ये देश ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही जिएगा, चाहे नोटबंदी करा लो, चाहे कुछ भी करा लो, फीस बढ़ जाएगी, पैसे देकर ही काम होगा, और मिलावट नियत में भी बनी रहेगी, मिलावट सामान में भी बनी रहेगी। लेकिन ये एक मौका है कि नहीं, अब ये देश ऐसे नहीं चलेगा, और इस मामले में तो हम बहुत सख्ती से काम करेंगे। ये जो हमारी ही आज खबर छपी अमर उजाला की, जिसको मिहिर जी, उसमें 8 भी इसलिए मान रहे हैं क्योंकि 18 लाख आ रहा था पहले रिकॉर्ड पर, और अब 26 आ रहा है। कौन जाने वो 26 था कि 35 था कि 40 था कि 50 था कि 1 करोड़ था। महाकुंभ के दौरान जो भक्तों का रैला आया और मंदिर बनते ही एक अलग तरह की जो भावुकता लोगों में थी, जो कह रहे थे कि हम तो अपना सर्वस्व भी दान कर दें तो कम है। सर, एफडी तोड़ा के लोगों ने रामलला को अरे आभूषणों के हमने वीडियो कल कंपाइल करके चलाए हैं सर। हमने पुराने वीडियो ढूंढे हैं अमर उजाला पर, और वीडियो इसके साथ हम चला सकते हैं। जब लोग पता नहीं कहां से नेपाल से तक चले आए थे और उन्होंने अपने घर के आभूषण, इससे बड़ा मतलब आभूषण कौन किसको देता है भाई? आज के 5 रुपए की उधारी मांग लो किसी से तो मर्डर हो जा रहे हैं। वहां पर आदमी जमीन बेचकर घर के तिजोरे में रखे आभूषण लाकर राम के चरणों में दान कर रहे हैं, और उस आस्था को आपने लूट लिया। इससे बड़ा महापाप कोई हो सकता है भला? और इस महापाप की कोई सामान्य सजा नहीं हो सकती, जेल भेज दो, जांच कर दो। लोगों के मन में यह दुख है कि यार हमारी आस्था को आपने इस तरह से लूट लिया। घर की तिजोरी में रखे जेवरात जो लोग घर की शादी में भी मुश्किल निकालते हैं, उसको राम, क्योंकि राम के प्रति आस्था थी ना, उसको इन लोगों ने इस तरीके से लूटा। और सब शामिल हैं इसमें, किसी को बख्शा जाना नहीं चाहिए। एक शुरू में हमारे खबरों में ही एक सोमेश का नाम आया जो साउथ चला जाता था लेकर, कहां गया भाई वो? उसका तो गिरफ्तारी में कहीं नाम ही नहीं है। कौन था सोमेश, कहां चला गया? वो गोपाल राव जी की सेवा में रहते थे भाई, बोरिया में भर के। अगर या तो ये कहा जाए कि वो खबर गलत थी, और या तो कहा जाए उसका नाम क्यों नहीं आया है। वो अयोध्या छोड़ के चले जाएं, कुछ छोड़ के चले जाएं, देश माफ नहीं कर। देखो लोगों का मन बहुत ज्यादा आहत है, और न्याय होना और न्याय होते हुए दिखना दोनों ही आवश्यक है। जिस तरीके से हमारे वरिष्ठ पत्रकारों की राय और टिप्पणियां हैं, वैसे आप सब ने भी बहुत सारे कमेंट्स किए हुए हैं। कई सारे लोग जय श्री राम के साथ हैं। कुछ लोगों ने एक सवाल भी उठाया है कि जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं तो इस पर वरिष्ठ नेताओं की चुप्पी, ये हमारे वरिष्ठ पत्रकारों ने भी ये सवाल उठाया हुआ है। देर है पर अंधेर नहीं है, प्रभात कुमार जी ऐसा कहते हैं। भगवान राम के मंदिर में जब आप ऐसा कर ले रहे हैं तो सड़क टूट जाए, और जो बात आप कह रहे थे सर, वो दर्शक भी वही बात कह रहे हैं कि अगर जब भगवान राम को नहीं छोड़ रहे हैं तो सड़क टूट जाए तो क्या ही फर्क पड़ता है। कुछ कमेंट्स ऐसे भी हैं कि प्रश्न तो हर कोई पूछ सकता है, अगर मैंने चंदा नहीं दिया है, दान नहीं किया है, तो क्या मैं प्रश्न नहीं पूछ सकता? ये चर्चा भी हमारे यहाँ पिछले खबरों खिलाड़ी में हुई थी। देवेंद्र सिंह जी कुछ ऐसी बात कह रहे हैं। भूपेंद्र की आईडी से एक कमेंट है जो कि वाकई में सोचने वाला है कि हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इस SIT का कोई मतलब नहीं है। ये भी चर्चा हमारे यहाँ हुई है। चित्रम लिखते हैं कि आदमी कितना गिरा हुआ है, भगवान के मंदिर को भी नहीं छोड़ रहा, क्या ही सवाल किया जाए।
फिर एक कमेंट है जो दिनांश के नाम से है, वो कहते हैं कि यूपी की पब्लिक बहुत क्लियर है, उन्हें पता है कि योगी जी और मोदी जी किस तरीके से इस मामले से सजा दिलाएंगे, निकालेंगे और बहुत सारी बातें। रामकृपाल सिंह जी के लिए भी बहुत सारे कमेंट्स हैं कि सर आप बिल्कुल सही बोलते हैं, सीधे आस्था का सवाल है इसलिए इस पर सवाल होना चाहिए। श्याम मिश्रा जी इस पर ये बात कहते हैं। इंजीनियर कोर्ट सबको आय की संपत्ति सबकी जो है दिखनी चाहिए, सब पर पूछना चाहिए। बहुत सारे कमेंट्स हैं, अच्छा लगता है जब आप इस तरीके के कमेंट्स करते हैं तो। और राम भक्त होने के नाते, सनातन से जुड़े होने के नाते भी बहुत सारे जो जय श्री राम वाले कमेंट्स हैं वो भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। स्क्रीन पे हम लगातार वो दिखाते रहेंगे। दूसरे दौर की चर्चा करते हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि इस पर खूब सियासत भी हो रही है, बहुत सारे बयान भी आ रहे हैं, ओवैसी से लेके अखिलेश यादव से लेके खुद बीजेपी नेता विनय कटियार के बयान से भी खूब सनसनी मची हुई है। उसी पर थोड़ा सा अपने मेहमानों से चर्चा करने की कोशिश करते हैं। सर, विनय कटियार जी सुबह सुबह कहते हैं 11:30 बजे मेरी प्रधानमंत्री मोदी से बात हुई है, सजा मिलेगी और चंपक राय भी जो है वो जेल जा सकते हैं। शाम होते होते तक वो कहते हैं कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही थी। ये इस तरीके के जो बयान इस पर शुरू हो चुके हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर ये बयानों में ही गिर के रह जाएगा और आदमी जो असली दोषी है वो सामने नहीं आ पाएगा? देखिए सॉरी, ये चूंकि कुल मामला डेवलपिंग है और ये बड़ा स्वाभाविक है, कोई भी चीज़ हो उसमें लोग सवाल उठाना, कई बार होता अटैक इन एंटिसिपेशन की अवधारणा के चलते आप किसी को दोषी बना ले, ये सब चलता रहेगा। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस वही है जो अखिलेश के समय में थी या मायावती के समय में थी। आज योगी आ गए तो वही लोग हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं से बिल्कुल ले आए गए हैं। तो जनता ये जानती है कि कोई भी पार्टी, कोई भी संगठन, किसी ऐसा नहीं है कि सारे के सारे वहाँ सब बड़े धुले हुए और दाग वाले बेदाग हैं। प्रश्न ये है कि अल्टीमेटली, जैसे मैंने योगी और मोदी का जिक्र किया कि मोदी भी पूरी व्यवस्था को बदले तो नहीं है, चाहे वो फाइनेंस सिस्टम रहा हो, चाहे जो भी रहा हो, वही है सारी चीज़ें। लोग वही हैं जो करप्शन करते थे, खुलेआम करते थे, आज वो भी नहीं कर पा रहे हैं या चाहे मजबूरी में नहीं कर पा रहे हो लेकिन नहीं कर रहे हैं। तो मेरा कहना ये है कि जो लीडरशिप है, अगर उस पर भरोसा है और अगर वो भरोसा टूटेगा तो बड़ा भयानक होगा। और अभी तक मैं पूरे मुझे ऐसा भरोसा है, हालांकि मैं कोई गारंटी नहीं, कि जनता भी ये जानती है। उस समय जब शिवपाल यादव कहते थे कि थोड़ा बहुत खा लिया करो, और थोड़ा बहुत तो खा लिया करो, जो चलता है, लेकिन ज़्यादा मत खाया करो, याद होगा आपको। वही लोग हैं, वही सिस्टम है, चलेगा। हाँ, फाइनल ये होगा, इसमें जो दिख रहा है, जो टॉप पर बैठे लोग हैं वो बेदाग नहीं हैं और किसी कीमत पर। मैं तो सिंपल ये बात कर रहा हूँ कि आप गए और पैसा लेकर के आ गए, अरे आप अपने आप में कानून हैं क्या? इस देश की कोई भी ट्रस्ट हो, कोई भी चीज़ हो, संविधान ने जो व्यवस्थाएं हैं, जो आम आदमी में, जैसा मैं कहता हूँ ना, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, इससे कोई ट्रस्ट भी नहीं बचा हुआ है। तो आपको इतना सब पहले से ज्ञान था, फिर आप पुलिस लेकर के गए और उसके बाद भी आप कह रहे हैं कुछ कोई खास बात नहीं है। व्हाट डज इट मीन? कोई आम आदमी कर सकता है क्या? ये कहाँ से राइट आपको मिला हुआ है? चोरी 1 पैसे की हो या 1 लाख की हो, चोरी चोरी है। और आपको ये पता है, पता नहीं, आप तो जा करके उसके घर पे देख आए हैं और सब कुछ कराए हैं। तो मेरा कहना ये है, देखिए, ये अभी जैसे सवाल उठेंगे, योगी पर भी उठेंगे, मोदी पर भी उठेंगे, सब लोगों का फाइनल क्या होगा? जनता को ये भरोसा अगर हो जाएगा कि नहीं, इस आदमी ने सजा दी है गुनहगारों को, अपने चाहे कोई भी रहा हो, तो भरोसा लौटेगा शायद। बिल्कुल बिल्कुल लौटेगा और बड़े पैमाने पर लौटेगा। तो
बेसिक बात वही मैं कहता हूँ कि जैसे व्यक्ति आ करके उन्हीं चोरों से, उन्हीं गिरोहों से एक ऐसी व्यवस्था कायम करता है जहाँ कहा जाता है लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, तो ऐसे ही अगर आप उस ढंग से न्यायप्रिय हुए तो सब मानते हैं कि थोड़े बहुत तो हर लोग, हर जगह, हर पार्टी में एक्सेप्शंस होते हैं, लोग करते हैं। वीर सर, बयानबाजी का दौर, दिग्विजय सिंह कहते हैं कि हमारे पैसे लौटाओ, हमने दिए थे, और विनय कटियार का स्टेटमेंट मैं उस पर आपसे भी चाहूंगी कि सुबह कुछ और कहते हैं, शाम होते होते तो उनके बयान भी बदल जाते हैं, तस्वीर भी बदल जाती है, और वो कहते हैं ऐसी कोई बात मैंने नहीं की थी, कार्रवाई की बात की थी, वो हो रही थी। ये सारी जो बयानबाजी है इसको कैसे देख रहे हैं, और क्या ऐसा तो नहीं कि इसी बयानबाजी के बीच फिर ये मामला, जैसा कि आप कह रहे थे कि राजनीति होगी और फिर चुनाव आ जाएंगे और फिर हम भूल जाएंगे, ऐसा तो नहीं लग रहा? देखिए, राम हमारे लिए भगवान है, आपके लिए मर्यादा पुरुषोत्तम हो सकते हैं। जो हमारे देश के नेता हैं उनके लिए सत्ता की सीढ़ी है और उससे चढ़ के लोग ऊपर तक गए, वो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। सवाल ये उठता है, आपने विनय कटियार जी का चूँकि नाम लिया, विनय कटियार जी, लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती, इन सब का नाम जब हम बड़े हो रहे थे तो राम मंदिर आंदोलन में अगुवा के तौर पर लाते हुए, जब 22 जनवरी को राम मंदिर का भव्य उद्घाटन हो रहा था, मुझे तो कहीं दिखे नहीं थे, आपको हो सकता है दिखे होंगे कहीं बैठे हुए, तो हो सकता है, हाँ हो सकता है, तो मन में पीड़ा तो लोगों को होगी। ऐसा नहीं हो सकता, जिन लोगों ने राम के लिए इतना बड़ा आंदोलन जीवन समर्पित कर दिया तो मन में गुबार आया होगा, तो उन्होंने कुछ बोल दिया, वो भावावेश हो सकता है। तो हर पंखे में एक रेगुलेटर लगा होता है, पंखा तेज होता है तो उसको डाउन कर दिया जाता है, तो रेगुलेटर से कंट्रोल हो गया होगा, घूमा है रेगुलेटर, हाँ रेगुलेटर घूमा, इसीलिए वॉल्यूम 4 पे चल रहा था ना, वो 1 पे आ गया। अब रेगुलेटर कहाँ है, कौन उस रेगुलेटर को घुमा रहा है, वो आप पत्रकार हैं, पता करिए। स्विच ऑफ नहीं हुआ, स्विच ऑफ में गड़बड़ी हो जाती सर, तो इसलिए उसका रेगुलेटर कम कर दिया गया। तो ये बात हो गई इस तरह। अब क्या है कि देखिए, नेता और बाकी सारे लोग, वो राम हमारे आपके लिए आस्था है, उनके लिए राजनीति के लिए एक बहुत अच्छा समझ लीजिए कि फोकल पॉइंट है। उसके हिसाब से वो कैलकुलेट करेंगे कि अभी करने से क्या होगा, क्या पनिशमेंट दे दें, क्या रोक लें, क्या 1 महीने बाद करें। तो उसका भी सिंपल सा सीधी समझने वाली बात है। ओवैसी कह रहे थे कि अगर कोई मुसलमान होता तो उसका एनकाउंटर कर दिया गया होता। सवाल है कि उत्तर प्रदेश में हुआ ही ये, और उत्तर प्रदेश में न्याय व्यवस्था पिछले 5-10 सालों में देखिए त्वरित है, बुलडोजर तुरंत चल जाता है, क्विक एक्शन, मतलब फौरन होता है। तो उस फौरन में तो फिर उम्मीद की जाती है हर जगह लागू होगा। तो सिर्फ बात ओवैसी की नहीं, हर किसी के लिए कि 1 महीने के करीब हो गए, भाई इसमें क्या हुआ, 1 महीने के बाद हम लोग कहाँ पहुंचे, अब 15 दिन और एक्स्ट्रा चाहिए। और अल्टीमेटली अगर आपको लगता है कि किसी SIT की जांच या कोर्ट के कहने पे कुछ निकल आएगा, वो कुछ नहीं होने जाने वाला है, वो मिट्टी का लीप पोत करके एक बराबर ही होगा, और वो उसमें कितना टाइम लगेगा वो भी हम अनएंडिंग जानते हैं। इसकी सबसे बड़ा, इसका कह लीजिए कि न्याय, इसका सबसे बड़ा फैसला वो राम भक्त कर सकते हैं, या उनके पास है ताकत, जिन्होंने ये एक तरह से मैंडेट दिया, जिन्होंने व्यवस्था दी, जिन्होंने लोगों को पहुंचाया उस जगह पर कि आप राम की सेवा इस तरह से करते हैं, और अगर उसमें चूक हुई तो उसका दंड भी इस देश की जनता उनको देगी और उसको देना चाहिए। अब ये जनता के विवेक पे है कि वो तय करे कि इसके लिए गुनहगार कौन है। रेगुलेटर जनता को देना। जी बिल्कुल। हमारे एक दर्शक हैं, चूंकि मीर जी ने वो बात उठा दी तो मैं बता देती हूँ, PB प्रसाद जी हैं, वो कहते हैं कि हमारी आस्था चोटिल हुई है। मैं ये प्रश्न चाहता हूँ कि योगी जी का बुलडोजर कब उन आरोपियों पर चलेगा जो कि हमेशा क्विक एक्शन में होते हैं। सही सवाल है ये भी। इस तरीके के तमाम जो कमेंट से आप भी करते रहिए, हम कोशिश करेंगे कि अपने कार्यक्रम में इसे शामिल करें आपके नाम के साथ। पूर्णिमा मैम, जब इस तरीके के बयान आने लगते हैं, RSS की तरफ से बयान आया, हमें जो है हम बहुत आहत हैं इस पर, जो भी दोषी हैं उन्हें सजा देनी चाहिए, 1 महीने बाद आया, क्या इस तरीके के बयानों का दबाव भी जांच में दिखाई पड़ेगा? और चूंकि अगला साल चुनाव का है, उस पर भी हम विस्तार से बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन चुनाव की वजह से शायद ये मुद्दा और ज्यादा उठाया जा रहा है, इसलिए 1 महीने का वक्त लग रहा है। देखिए प्रतीक्षा, मुद्दा तो शुरू में हम सब जानते हैं कि दबाने की पूरी कोशिश की गई, हर लेवल पे दबाने की कोशिश की गई, और जब वो दबाया नहीं जा सका, जब वो कंट्रोल से बाहर चीज़ें हो गई, मीडिया भी उसको लेके बिल्कुल अग्रेसिव हो गया, पॉलिटिकल पार्टियां अग्रेसिव हो गई, और बिल्कुल पब्लिक डोमेन में ये खुलेआम जब चर्चा होने लगी कि इसमें RSS का हाथ है, इसमें ऊपर के लोगों का, PMO की भी इसमें सहमति है, तब जाके इसमें हमें कार्रवाई होती दिखाई दी। अब उन लोगों की चुप्पी बहुत लंबे समय तक उन शंकाओं को जन्म पुष्ट करती रही कि इसमें बहुत बड़े लोगों का हाथ है, RSS से जुड़े हुए लोगों का हाथ है, RSS के
लोगों से मतलब सिर्फ चंपत राय तक नहीं, ऊपर तक लोग इशारा कर रहे थे। और जब नृपेंद्र मिश्रा ने बोलना शुरू किया तो हुआ कि ये तो सारा कुछ पीएमओ की जानकारी में भी था, और अगर तब तक कार्रवाई नहीं होती दिखी तो इसका मतलब कि अंदर अंदर उस लेवल पे दबाने की कोशिश हो रही थी। जब नहीं दबा, लगा कि डैमेज ज्यादा हो जाएगा, उसका पॉलिटिकल जो कॉस्ट है बहुत बड़ा हो जाएगा, तो फिर एक कवर अप करने का एक्सरसाइज शुरू हुआ, जो कि एसआईटी जिसको कि हम जानते हैं। कवर अप करने का एक्सरसाइज मैं इसलिए कह रही हूँ कि एसआईटी ने सबसे पहले जब एसआईटी का गठन हुआ, अगर वहाँ एफआईआर हो गई होती, जिन लोगों के नाम खुलेआम चर्चा में, ऊंचे लेवल के लोगों के नाम, चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव के नाम आ रहे थे, अगर उनसे पूछताछ पहले ही राउंड में हो गई होती तो थोड़ा एक भरोसा बनता कि शायद जो वाकई में गिल्टी हैं उनको पकड़ने की प्रक्रिया चल रही है। जिस तरह के लोगों को पकड़ा गया है, हम सबको मालूम है कि वो बलि के बकरे बनेंगे। सजा होगी नहीं होगी वो हम अभी बाद में देखेंगे, लेकिन वो सिर्फ बलि के बकरे बन रहे हैं। जो वाकई में बड़े बड़े मगरमच्छ जिनको कहा जा रहा है वो बिल्कुल साफ बच निकलेंगे। हम ये चर्चा भी सुन रहे थे। तो अब ये है कि वो भरोसा जो टूट रहा है, उस भरोसे का क्या नतीजा होगा, क्योंकि अगले साल आपने जैसा कहा कि चुनाव भी हैं। पॉलिटिकल पार्टियां, खास करके समाजवादी पार्टी जो यूपी में मेन ऑपोजिशन पार्टी है, वो इस मुद्दे को लेके बिल्कुल मुखर हो गई है, एग्रेसिव हो गई है, और कोई दिन ऐसा नहीं जाता है जब उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आता है। कांग्रेस को अभी फिलहाल समझ में नहीं आ रहा है कि उनको क्या इस पे स्टैंड लेना चाहिए। वो एक कदम आगे दो कदम पीछे वाला उनका मामला हमेशा रहता है, हर बड़े क्रूशल इशू पे रहता है, वो अभी भी है। कांग्रेस की तरफ से हमें बहुत ज़्यादा इसमें दिखाई नहीं दे रहा है कि उनको ये पता हो कि इसको कैसे हैंडल करना है। लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टीज इसको कायदे से उठा लें और बिल्कुल जनता के बीच में रहें उस मुद्दे को लेकर के, तो ये मुद्दा अगले इलेक्शन में बीजेपी को नुकसान जरूर पहुंचाएगा। और बीजेपी को नुकसान, अगर हमें ये बात पता है तो बीजेपी में भी लोगों को पता है, इसलिए अब आ रहा है कि आरएसएस भी सामने आ गई है, चंपत राय से भी पूछताछ हो गई है, अनिल मिश्रा से भी पूछताछ हो गई है। तो ये सारा कुछ मैनेजमेंट का मामला है। वो मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि लीस्ट पॉलिटिकल डैमेज के साथ उसको कैसे मैनेज किया जा सके। शायद उनको ये भरोसा है कि इस देश की जनता ने उनको बहुत बड़े बड़े कारनामे करने के बाद भी माफ किया है। भाई, गांधी की हत्या करके जो ऑर्गेनाइजेशन बैन हुआ, जनता ने उसको माफ कर दिया, और उसका ही आप पॉलिटिकल ऑफस्प्रिंग को आपने सत्ता दे के एकदम सर आंखों पे बिठाया हुआ है, तो देश के लोगों ने माफ कर दिया। लोग माफ कर देते हैं। इस मामले का पॉलिटिकल कॉस्ट लोग कितना देंगे वो हमें अभी नहीं पता है, डिपेंड करेगा। लेकिन दोनों खेमों को पता है कि ये दोनों खेमों को नुकसान देने वाली चीज तो है ही। इसीलिए हम अभी, चूंकि डेवलपिंग है ये मामला, अभी फाइनल रिपोर्ट एसआईटी की नहीं आई है, हम देख लें कि एसआईटी क्या कहता है, और उसमें हमारे बाबा जी का बुलडोजर चलता है नहीं चलता है, उसमें अरेस्ट होते हैं कि नहीं होते हैं बड़े लोगों के, सारा कुछ इस पर डिपेंड करेगा। और दूसरी पार्टियां इस मामले को कैसे लेके जनता के बीच में उनको कन्विंस करती हैं, उस पर भी डिपेंड बहुत करेगा। सर, अरविंद केजरीवाल, मैं भी उन्हीं का सोशल अकाउंट देख रही थी, वो लगातार जो है वो मैसेज किए जा रहे हैं और जनता से अपील कर रहे हैं कि आपको सड़कों पर आना चाहिए, आपको बोलना चाहिए। 26 जून का उनका एक ट्वीट मुझे मिला जिसमें वो कहते हैं, महाराज जी आप चंदा चोरों का साथ क्यों दे रहे हैं? ये चंदा चोर आपको भी हटाने का षड्यंत्र कर रहे हैं, आपकी कुर्सी को भी नहीं छोड़ेंगे। भगवान राम के घर हुई महाडकैती के राक्षसों को सरेआम फांसी दिलवाने में मेरे संघर्ष में मेरा साथ दीजिए। अरविंद केजरीवाल योगी आदित्यनाथ से सहयोग मांग रहे। अरविंद केजरीवाल जी जब पहला संघर्ष शुरू किए थे तो सबने उनका साथ दिया था, और उस संघर्ष के बाद जो हुआ वो भी सबने देखा है। तो जो साथ देने वाले लोग थे वो अब केजरीवाल जी के साथ नहीं जा रहे। नहीं, उनकी इस बयान की दिशा मैं चाहूंगी उस पर आप थोड़ी सी रोशनी डालें कि ये अचानक ये वाली दिशा कैसे, कि वो योगी जी का साथ मांग रहे हैं और उनको अपने कटघरे में कह रहे हैं, और दूसरे को जो चंदा चोरी और चढ़ावा चोरी को दूसरा कैटेगरी बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव के पहले अरविंद केजरीवाल जी ज्योतिषी बने हुए थे, उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि लोकसभा चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा, और आज उनको ये लग रहा है कि नहीं हटाया गया तो योगी जी हमारा साथ दें। तो क्या अब वो जिस भारतीय जनता पार्टी के विरोध को बुनियाद बना के राजनीति कर रहे हैं, क्या उस भारतीय जनता पार्टी से दोस्ती करना चाहते हैं? क्या स्वामी नारायण जी की भक्ति के बाद अब वो राम भक्त बन गए हैं। आप याद करिए, हनुमान मंदिर जाते हैं सर, वो कैसी बात? नहीं, हनुमान मंदिर तो जाते हैं, उसके अलावा वो जब मुख्यमंत्री थे तो अपना अक्षरधाम मंदिर में बड़ा भव्य आयोजन किया करते थे।
और उसका लाइव कटवाते थे वो अपनी पूजा पाठ। हाँ, अपनी पूजा पाठ के लिए वो लाइव कटवाते थे। 1 घंटे का पूरा विज्ञापन चलता था जनता के धन से। तो सबसे मूल बात ये है कि अरविंद केजरीवाल जी पहले ये स्पष्ट करें कि क्या वो योगी आदित्यनाथ जी की कार्यविधि से सहमत हैं। तो यदि ये स्पष्ट कर देंगे वो कि अभी तक पिछले 2017 से लेके 2026 के बीच तक योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके की प्रशासनिक व्यवस्था में काम किया है उत्तर प्रदेश में, यदि वो उससे सहमत हैं तो मैं उनकी प्रतिक्रिया के साथ हूँ। लेकिन जैसा अरविंद केजरीवाल जी समय के हिसाब से रंग बदलते रहते हैं, यदि उसी तरह से है तो ये भी उनका एक पॉलिटिकल एजेंडा है। दूसरी बात, अभी आपने एक दर्शक की बात की कि वो चाहते हैं, उनकी मंशा है, उनका भाव है कि हाई कोर्ट की कमेटी बनाए और वो राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच करे। उनकी जांच, उनकी निगरानी में। मैं खबरों के खिलाड़ी में ही बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई पावर कमेटी बनाई है बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की व्यवस्था के लिए, और उस हाई पावर कमेटी में हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, डिस्ट्रिक्ट रिटायर्ड जज हैं, डीएम हैं, एसपी हैं और नगर निगम के कमिश्नर हैं। वही हाई पावर कमेटी फूल बंगला में 1 लाख रुपए नगद जमा करने के लिए कहती है। पिछले 9 माह में उस हाई पावर कमेटी की तरफ से एक भी श्रद्धालु के काम नहीं किया गया, बल्कि पुलिस, स्पेशल पुलिस फोर्स बना के दर्शकों पे लाठियां बरसाई जा रही हैं। तो उस हाई पावर कमेटी या उस हाई कोर्ट कमेटी से क्या अपेक्षा रखी जाए। दूसरा, मैंने खबरों के खिलाड़ी में कहा था कि जब घी में चर्बी मिली थी तो वहां भी हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया था और उन्होंने कहा था कि इसकी जांच हो और दोषियों को दंडित किया जाए। लेकिन वहां की एसआईटी ने कितने लोगों को चिन्हित किया जिनको दोषी मानते हुए दंडित किया गया। फिर जयदीप जी ने बड़ा अच्छा प्रसंग उठाया कि महाकाल में एक हल्की सी हवा में सारे साथ अपने जो सप्तऋषि उड़ गए थे, तो उसकी भी हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया था। उसकी कमेटी तो अभी भी काम कर रही है सर। तो कमेटी तो काम करती रहेगी और प्लास्टिक के ऋषि मुनि फिर से स्थापित हो गए महाकाल लोक पे। तो सवाल इस बात का है कि जिस सीबीआई और जिस न्यायालय पे हम भरोसा करते हैं, वही न्यायालय और सीबीआई संदेहास्पद क्यों होता जा रहा है। तो ये जो है, एक लास्ट बात मैं बोलूंगा कि जो काम कांग्रेस पहले और 36 विपक्षी दल नहीं कर पाए संघ को संदेहास्पद करने का, वो चंपत राय जी के चंपुओं ने कर दिया। आज संघ संदेह के उस घेरे में खड़ा हुआ है जहां उसको उससे बाहर निकलने की छटपटाहट है। संघ क्या है, इसको लेकर तमाम तरह की बातें हैं। पूर्णिमा जी ने कहा उस पर प्रतिबंध लगा और देश ने माफ कर दिया। नहीं, देश ने माफ नहीं किया उसको। जिन्होंने प्रतिबंध लगाया उन्होंने प्रमाण नहीं पाने पे उसको प्रतिबंध से हटाया। तो माफी नहीं हुई है, कभी कोई क्षमा याचना जैसा विषय नहीं था। संघ पे प्रतिबंध लगाया गया राजनीतिक तौर पे, फिर जब लगा कि नहीं संघ पे लगाया गया प्रतिबंध उचित नहीं है तो उसका प्रतिबंध हटाया गया। उसका जनता से कोई सरोकार नहीं है। लेकिन राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला सीधे सीधे जनता से सरोकार है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि संघ को संदेहास्पद करने के लिए लंबे समय से कांग्रेस और विपक्षी दलों की तरफ से जो संघर्ष किया जा रहा है, जो काम किया जा रहा है, वो तो सफल नहीं हुए, लेकिन चंपत राय जी के चंपू उनके इस काम को आसान करते चले। बिल्कुल ठीक है। और 1 महीने बाद जब आरएसएस का उस पर रिस्पॉन्स आया तो सवाल लाजमी है। सर, कांग्रेस से दिग्विजय सिंह बोल रहे हैं, राहुल गांधी भी वो मुद्दा उठा रहे हैं। बीजेपी के मान लीजिए चलिए कहीं रेगुलेटर होगा, कांग्रेस के पास तो कोई रेगुलेटर है नहीं फिलहाल, तो ये मुद्दा उठाने वाला है। अभी जिन लोगों के बयान आ रहे हैं, क्या वो लग रहा है कि उतना ही काफी है या कांग्रेस की कुछ और प्लानिंग आप देखते हैं कि करनी चाहिए? देखिए, ये जो राम मंदिर का जो मुद्दा है ना, ये भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय मुद्दा रहा है। राम मंदिर निर्माण का 1989 में पालनपुर अधिवेशन के बाद उन्होंने अपने एजेंडे में लिया था, और भाजपा ने उस आंदोलन को एक तरह से मंदिर आंदोलन को भाजपा आंदोलन के रूप में वो चला। वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आंदोलन चला, विश्व हिंदू परिषद उसमें थी, और पूरी तरह से बीजेपी का आंदोलन हो गया था। फिर राम मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी ने किया, वो भी बीजेपी का ही कार्यक्रम बन गया। फिर लोकार्पण जो हुआ उसका, वो भी बीजेपी का ही कार्यक्रम बना। 2019 भी, तो कुल मिलाकर के पूरा ये राजनीतिक कार्यक्रम बीजेपी का ही था। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, इनका स्टैंड अलग था।
इनका तो ये था कि भाई मंदिर बनना चाहिए, लेकिन या तो कोर्ट के आदेश से बने, या सहमति से बने, या संसद में कानून बना के बने। नहीं सर, वो तो कह रहे थे अस्पताल बना दो, कॉलेज। नहीं, ये तो जो स्टैंड ऑफिशियल पार्टी का है वो मैं बता रहा हूँ। वो जो अस्पताल, ये तो इस तरह के बयान तमाम तरह के समाजवादी पार्टी के नेताओं ने दिया, कांग्रेस के नेताओं ने उनको नहीं, कांग्रेस के तमाम लेफ्ट के नेताओं ने भी दिया, तमाम तरह के नेताओं ने दिया। वो एक उनको गंभीरता से स्टैंड लेने, वो इंडिविजुअल बयान थे। पार्टियों का जो स्टैंड है वो मैं बता रहा हूँ, वो बिल्कुल क्लियर कट स्टैंड है, और वो बाकायदा उनके रिकॉर्डेड स्टैंड है। कांग्रेस का भी स्टैंड है, जनता बीपी सिंह का यही स्टैंड था, तो बीपी सिंह की सरकार गिरी है, अडवाणी जी ने गिराई, तो बीपी सिंह यही तो कह रहे थे, या तो कोर्ट से बने, या पार्लियामेंट में कानून बना के बनेगा, या सहमति से बने। ये नरसिम्हा राव का स्टैंड था, लगातार स्टैंड था। तो अब बहुत ज्यादा मंदिर प्रेम दिखाने में उनका कोई वो नहीं होना है, क्योंकि उनकी वो अगर अपने को ज्यादा राम भक्त बड़ा साबित करने की कोशिश करेंगे तो उसमें, उस लड़ाई में वो बीजेपी से पीछे ही रहेंगे। वो पिच नहीं है, वो पिच नहीं है उनका, वो पिच बीजेपी का ही है। उनकी तो कोशिश ये है, जो वो कर रहे हैं कि भैया ये इनको आप राम भक्त समझते थे, नकली राम भक्त है ये तो चढ़ावा चोरी और चंदा चोरी और इसके लिए और राजनीति उसके लिए जो हम कहते थे वो देखो बात पक्की साबित हो गई। मतलब खुद को राम भक्त ज्यादा साबित करने की बजाय उनकी स्ट्रेटजी ये है कि ये राम भक्त नहीं है, ये नकली राम भक्त है। तो वही स्ट्रेटजी अरविंद केजरीवाल का धारा पे है, वो खुद को बड़ा राम भक्त साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अमित शाह तो नहीं गए, मैं हुआ या देखो। तो अब अमित शाह गए कि नहीं गए, लेकिन अमित शाह न जाने से भी बीजेपी की राम भक्ति पर कोई संदेह नहीं होगा, और उन पर भी सवाल नहीं होगा। उन पर भी सवाल नहीं होगा। तो ये तो, लेकिन अरविंद केजरीवाल की अपनी राजनीति है। इस पूरे मामले में जो बीजेपी या संघ परिवार जो सवालों के घेरे में आ गया, कटघरे में आ गया, या उसमें वो इसीलिए आ गया जो उनका अपना कोर मुद्दा था। दो मुद्दे ऐसे हैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या संघ परिवार और बीजेपी के लिए, एक हिंदुत्व का मुद्दा और दूसरा राष्ट्रवाद का मुद्दा। इन दोनों मुद्दों पर वो दूसरी पार्टियों से अपने को आगे रखते हैं हमेशा। अगर इन्हीं में कमजोरी आ जाती है तो वो फिर उनके लिए दिक्कत पैदा करने वाली बात होती है। अब चुनाव है, आपने कहा कि 2027 में उत्तर प्रदेश चुनाव है। योगी आदित्यनाथ पूरी चुनावी बैटिंग कर रहे हैं। उन्होंने फटाफट आनंद फानन में SIT बना दी, उसके बाद तुरंत उनके बयान आप देखिए, अयोध्या भी हुआ है, सब वो लगातार बोल रहे हैं कोई बख्शा नहीं जाएगा, कोई छोड़ा नहीं जाएगा, कोई जो है इसमें किसी तरह, मतलब वो ये मैसेज दे रहे हैं लोगों को कि भाई पूरी तरह से बहुत जांच निष्पक्ष हो रही है, हर तरह से हो रही है, कितना बड़ा हो कोई छोटा हो, हम सबको जो है पकड़ेंगे, क्योंकि उनको चुनाव लड़ना है, उनको जनता के बीच जाना है। असली तो उनको जाना है, ये जो नागपुर में बैठे हुए उनको थोड़ी जाना है, या जो दिल्ली में बैठे हुए, जाना तो योगी जी को है। तो योगी जी अपने उस तरह काम कर रहे हैं। ट्रस्ट की समस्या ये है कि ट्रस्ट में आपस में एक दूसरे पर ट्रस्ट भी नहीं है। ये बहुत गंभीर बात मैं कह रहा हूँ। ट्रस्ट का जब गठन हुआ था, देखिए जो बड़े ट्रस्ट हैं उनकी जो व्यवस्था है उनमें राज्य सरकार का बहुत कंट्रोल है। तिरुपति ट्रस्ट में आंध्र प्रदेश सरकार का बहुत नियंत्रण है। सोमनाथ ट्रस्ट में पदेन मुख्यमंत्री जो है उसके अध्यक्ष होते हैं, मोदी जी भी अध्यक्ष हैं वहाँ, केशुभाई पटेल थे। अब जितने बड़े मंदिर हैं सब बड़े मंदिर, राज्य का उसमें महाकाल मंदिर में प्रशासक वो होता है। ये एक ऐसा ट्रस्ट बना जिसमें राज्य सरकार की से बहुत नाम मात्र वो है। ले दे के संजय प्रसाद हैं उसमें, पदेन और DM अयोध्या है। बाकी सारा ट्रस्ट कंट्रोल्ड है दूसरे लोगों के द्वारा, जो या तो राष्ट्रीय स्वयं संघ द्वारा नामित है या प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा है। तो ये भी एक वहां पर एक अंतर्विरोध रहा है शुरू से। इसीलिए ट्रस्ट के लोग अपने को कानून से ऊपर समझते रहे। अभी रामपाल जी जो बात कर रहे हैं ना कि भाई आप रिकवरी करने चलेगा, सामान लेके चले आए, ये थोड़ी होता है। आपको जगह जानकारी मिली कि ऊपर समझ रहे हैं सर, कानून से ऊपर कहाँ समझ रहे हैं खुद को? कानून से ऊपर ही समझ रहे थे, इसीलिए FIR नहीं कराई थी, इसीलिए रिकवरी का सामान अपने घर ले आए थे, अपने पास ले आए थे। वरना उसी वक्त जब पता लगा था कि वहां रुपए हैं उसके यहाँ, FIR कराते, पुलिस लेके जाते। ये मैं तो पुलिस तो वो मान के चलते थे भाई, पुलिस कमिश्नर और पुलिस SP DIG से वहां जाके चंपत राय जी के सामने दंडवत होते थे। तो वो अपने आप में एक अलग सत्ता बन गई थी। हमारे मित्र अभय दुबे हैं, उनकी तो अलग थ्योरी है। वो तो कहते हैं जैसे वेटिकन की सत्ता इटली में है, वैसे ही एक सत्ता बन गई थी वहां पर अयोध्या में है। वो खैर उनके अपने, लेकिन व्यवहारिक रूप से एक सत्ता बन गई थी वहां पर राम मंदिर के ट्रस्ट की। और वहां ट्रस्ट की अपने सिक्योरिटी गार्ड सारी व्यवस्था अपनी थी। वहां DM और ये इनकी ये नाम मेंबर भले हो, लेकिन बड़े लाचार थे ये, वो इनका कोई दबदबा नहीं था। तो अब क्या है, अब मौका मिला है, FIR हुई फाइनली, अब उत्तर प्रदेश सरकार को वहां पर दखल देने का मौका मिला है। तो ये सब भी अंतर्विरोध जो ट्रस्ट के हैं
वो सामने आ रहे हैं। इसीलिए बार बार ये मांग हो रही है कि ट्रस्ट को भंग किया जाए, नए लोग इसमें लाए जाए, और एक मांग ये भी हो रही है धर्माचार्यों के नियंत्रण में दिया जाए, पूरी तरह से धर्माचार्यों के नियंत्रण में। जैसे रामालय ट्रस्ट बना था जिसमें सारे शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामनंदाचार्य ये सारे लोग थे, वैसे ही अखाड़ा परिषद के लोग थे, उस तरह दिया जाए। बजाय ये कि आपने 4-5 अपने विशुद्ध परिषद के साधु डाल दिए उसमें, बाकी सब ब्यूरोक्रेट डाल दिए। तो ट्रस्ट में ट्रस्ट कैसे बने, इसके लिए भी केंद्र सरकार को पहल लेनी पड़ेगी और सबको विश्वास में लेना पड़ेगा। ये खाली भारतीय जनता पार्टी का मंदिर अब नहीं है, ये विश्व परिषद का मंदिर नहीं है, इसीलिए शायद ये जेपीसी भारत की का मांग मंदिर है। इसीलिए शायद जेपीसी की मांग हो रही है कि भाई आप इसीलिए सर्वदलीय- जेपीसी की मांग हो रही है कि ठीक है, अब जैसे तर्क दिया था जो साहब जिन्होंने मंदिर बनवाने में सहयोग नहीं दिया वो क्यों बोल रहे हैं, भाई क्यों नहीं बोलेंगे? भाई चोरी अगर कहीं होगी तो ये थोड़ी फलाने बोले फलाने न बोले, गड़बड़ी होगी तो बोला जाएगा। और ये कहने का मतलब खाली जो मंदिर आंदोलन में तो वही राम भक्त है। हमारे एक दर्शक ने राम भी यही भक्त कहा तो- है कि हम चढ़ावा नहीं दिए तो हम सवाल नहीं पूछेंगे, क्यों नहीं आप पूछेंगे? राम जी से धोखा कर दोगे। नहीं, दूसरी बात यह है कि जो मंदिर आंदोलन में नहीं थे क्या वो राम भक्त नहीं है, या जो बीजेपी को वोट नहीं देते ठीक। तो राम भक्त नहीं? राम भक्त तो सभी हैं। या तो कह दीजिए खाली राम भक्त वही है जो बीजेपी को वोट देते हैं, या ये हिम्मत से कहिए, फिर वो भी नहीं कह सकते आप। तो राम भक्त तो जो मंदिर गया है वो भी है, जो मंदिर नहीं गया वो भी है, जो चढ़ावा दिया वो भी है, जिसने चढ़ावा नहीं दिया वो भी है। और एक और बात मैं कहूँगा, एक नया मॉडल आ रहा है मंदिरों का, पिछले राम मंदिर से शुरू, कि अब मंदिर आप जाते हैं तो आप फल फूल नैवेद्य मिठाई लेके जाते थे ना। हनुमान जी के मंदिर में बूंदी बेसन के लड्डू, गणेश जी के मंदिर में मोदक बूंदी के लड्डू, शनिदेव के मंदिर में भी मिठाई। और यहाँ फल फूल मत लाइए, चढ़ावा मत लाइए, कैश लाइए। ये जो कैश का जो सिस्टम है ना वो और दिक्कतें पैदा कर रहा है। कैश तो दरअसल हमारे जो भारतीय पद्धति है, हिंदू पद्धति है, उसमें नैवेद्य है, धूप दीप पत्रम पुष्पम नैवेद्यम, नैवेद्य में भोग है, भगवान को भोग लगाया जाता है। रुपया जो है वो दक्षिणा है पंडित की, तो खाली दक्षिणा दो। तो ये जो नया सिस्टम चल गया कि कैश दो सफाई के नाम पर, ठीक है, तो ये सब भी कहीं ना कहीं ज्यादा परेशानियां पैदा करते हैं। आप भक्तों पर छोड़ दीजिए, भक्त जो चढ़ावा चढ़ाना, जो एक फूल लेके जाए उसका भी स्वागत है, जो सोने का फूल लेके जाए उसका भी स्वागत है। ठीक। इस मुद्दे पर मैम समय बिल्कुल भी नहीं है। जो उसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगी, केजरीवाल जी के पिछले सालों में हमने देखा है पॉलिटिक्स अब सस्पेक्ट हो चुकी है। जिस तरह से उन्होंने बीजेपी और आरएसएस के पॉन की तरह से 14 में काम किया, वो आंदोलन खड़ा करने के बाद वो कांग्रेस को एक सत्ता से हटाने के लिए, वो हम सब अब एक बहुत फैक्चुअली अब प्रूव होता दिख रहा है। तो केजरीवाल की उपस्थिति अब यूपी में और जोर शोर से उनका ये कहना कि जो आहत है राम भक्त वो अब मुझे सपोर्ट करे, वो शायद पर्दे के पीछे उनकी बीजेपी से मिली भगत को भी दिखाता है कि बीजेपी को जो ये डर है कि जो एंटी बीजेपी वोट है वो कहीं सपा को या कांग्रेस को उसका फायदा ना मिल जाए, तो एक ये प्लेयर उतार दो ताकि वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, आपस में इनके में बट जाए और फायदा उनको पहुंच जाए। ये हमें देखना होगा। राजनीति सर, राम मंदिर पर होती राजनीति, ढेरों बयान, सबके पक्ष विपक्ष, विनय कटियार का बयान, दिग्विजय सिंह का बयान, ओवैसी उसमें एक अलग एंगल ले आए कि मुसलमान होता तो मार देते। इस पर होती राजनीति का क्या असर जांच पर दिखेगा या ये चुनाव का ही मुद्दा बनेगा? राजनीति तो होकर रहेगी, राजनीति होनी चाहिए, क्योंकि ये राजनीति का मुद्दा आज से नहीं बरसों से बना हुआ है। तो हम ये मानेंगे कि इस पर राजनीति नहीं होगी तो गलत है, लेकिन राजनीति में कौन किस एक्सट्रीम तक जाता है, कौन किस हद तक जाता है, वही तय करेगा कि उसको लाभ मिलेगा या नुकसान ही हो जाएगा उल्टा। बिल्कुल सही बात आई कि अगर आप शुरू से लेकर राम मंदिर को लेकर नौकभों सिकोड़ते रहे, आपको तो लगा कि मंदिर बनना ही नहीं चाहिए, बने तो ऐसे बने वैसे बने, और जो लोग मंदिर को लेकर शिद्दत से जुटे थे वो लोग उसका श्रेय ले रहे हैं, तो उनके पास बदनामी भी जारी। लेकिन आप अभी उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि मैं इस मुद्दे को उठाऊंगा और वहां से देता हूं। आपने जब उस कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया जिसको लेकर आप शुरू से पता नहीं क्या क्या बाल ठाकरे, इटली वाली बाई और क्या क्या कहते थे, उसको उस पाप को धोने के लिए अगर आप मंदिर का मुद्दा उठा भी लेंगे तो जनता माफ नहीं करेगी। जनता ने देख लिया कि जब कट्टर हिंदुत्व की बात दरअसल आई थी तब आपने सत्ता के लोगों को प्राथमिकता दी थी। तो ऐसे ऐसे चेहरे भी बेनकाब होंगे जो दरअसल पहले राम के नाम पर कुछ और कहते थे। अगर मंदिर में चढ़ावे की चोरी हुई हो तो गलत है, दरगाह में चढ़ावे की चोरी हुई हो तो गलत है, किसी भी ट्रस्ट में चढ़ावे की चोरी हुई तो गलत है, इसको करेक्ट करना चाहिए। ये बात भी सही है ना कि ये हुई है, तो जिन लोगों ने इसकी स्थापना में अपना प्राणपण अर्पित किया, जो सरकार वहां लगी रही, शिलान्यास और भूमि पूजन में रही, जो योगी आदित्यनाथ रहे, जो नरेंद्र मोदी रहे, जो अमित शाह रहे, जो संघ परिवार रहा, क्या उन्होंने चंपत राय जी से कह दिया था कि आप बैठ के वहां चढ़ावे की चोरी करो? ये भी उतना ही गलत है ना। इन सब लोगों को जिम्मेदार मानना, इनसे जवाब मांगना और कड़ी कार्रवाई की उम्मीद करना गलत नहीं है।
लेकिन ये भी तो उतना ही सही है कि उन्होंने तो नहीं कह दिया था ना तुम करो। और चंपत राय जी की भी गलती ये है कि वो अपने आप को इतना बड़ा मान बैठे कि उनको लगा था कि उनके नीचे कभी कोई खामियां, कोई गलतियां कोई सवाल होंगी ही नहीं पूछेगा और कभी। उनके उस भरोसे का टिन्नू यादव से लेके सारी गैंग ने जो फायदा उठाया, तो शायद उनको खुद के होश उड़े हों, वो इसमें शामिल है नहीं है, ये जांच का विषय है। लेकिन वो जिम्मेदार है, ये तय है। वो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते। और यहां से लेके ऊपर तक देखिए, अगर आप कोई स्वायत्त व्यवस्था बनाते हैं तो इतनी मजबूत होनी चाहिए कि उसमें जरा सी भी खामी नहीं निकले, क्योंकि फिर जो लोग उस स्वायत्तता में शामिल नहीं है, आपने जो उसको एक ब्लैक बॉक्स बना रखा है, उतनी ऑटोनॉमी दे रखी है, आपने कह दिया ना कि ट्रस्ट हम ही तय करेंगे, ट्रस्ट में कौन होगा हम तय करेंगे, ट्रस्ट का काम कैसा होगा, एक एक ईंट कैसे लगेगी, नवीन मिश्रा जाएंगे ट्रस्ट में, चंपत राय जाएंगे, और आप बीच में मत बोलिए, आप खाली स्थानीय शासन प्रशासन की व्यवस्था करवा दीजिए, बाकी आप बीच में मत बोलिए। तो बीच में नहीं बोलने के लिए जिनको कहा गया था, वो इस मौके का इंतजार तो करेंगे ही ना, क्योंकि आपने कह दिया हम सब संभाल लेंगे। भाई कल को मैं कहूं ये काम मैं देख लूंगा, आप बीच में मत पड़ो, तो अगर मैं फिसलूंगा, गिरूंगा या काम में असफल होऊंगा, तो वही लोग बहस भी करेंगे, लांछन भी लगाएंगे, अगर आपने सबको दूर कर दिया था और अब उसमें खराबी निकली, और कोई छोटी नहीं कि 500 रुपए चोरी हो गए या एक दिन की दान राशि चोरी हो गई या एक दान पेटी गायब हो गई, ऐसा मामला भी होता तो लोग कहते चलो यार हो गया, ये तो क्या ही करें, लोग एटीएम ही देश में उखाड़ ले जाते हैं, तो एक दान पेटी चोरी हो गई, एक दिन का चंदा गायब हो गया, ये उससे बहुत बड़ा मामला है। ये विश्वास की लूट है स्वयं, इसीलिए होता ना, देखिए ये बहुत बड़ा टीम वर्क होता है, और जब आप टीम वर्क में अपने घेरे तय करके दूसरों को बाहर कर देते हो, तब आपको ये समझ लेना चाहिए कि जरा भी चूक होगी तो सारा आपके ऊपर ही घड़ा फूटेगा, क्योंकि जब श्रेय लेने में आप आगे थे तो। लेकिन ये बात भी सही कि आपने तो नहीं कहा ना उनको कि चोरी करना, वो ये मान बैठे कि हम यहां बैठे हैं तो कोई चोरी कर ही नहीं सकता। ये अति आत्मविश्वास, ये घमंड, ये अहंकार ले डूबा, इस अहंकार के तो कितने ही उदाहरण है जो सबको ले डूबा। राजनीति इस पर होगी, लेकिन राजनीति कौन लोग कर रहे हैं, किस तरह की कर रहे हैं। अभी दिग्विजय सिंह खुद अपनी पार्टी में घिर गए जब, तब उन्होंने एक नया कहा है कि वो महाकाल मंदिर से लेकर अयोध्या तक की पदयात्रा करेंगे। अभी उन्होंने नर्मदा परिक्रमा की थी। इस पदयात्रा के माध्यम से राम मंदिर में जो चोरी हुई है उसके चोर पकड़े जाएंगे कि नहीं पता नहीं, हो सकता है दिग्विजय सिंह की जो राजनीतिक प्रतिष्ठा है उसको वो स्थापित करने की कोशिश। तो सब लोग अपना अपना हित देख रहे हैं, देखेंगे, लेकिन यहां मामला सीधे सीधे जनता के भरोसे की टूट का है। पुलों में या दूसरी चीजों में जो भ्रष्टाचार होता है वो भी जनता का पैसा है, लेकिन वो हम टैक्स में दे चुके, हम राष्ट्र के निर्माण के लिए दे चुके, उसमें आपने कमीशन खा लिया और लूट कर ली। यहां तो हम सीधे सीधे राम जी के चरणों में पैसा चढ़ा के और उसको ले उड़े आप, और ले उड़े भी ऐसी मात्रा में। कोई ब्रेजा खरीद रहा है, कोई घर में क्या लगवा रहा है, कोई मकान बनवा रहा है, तो भाई आप बनवाइए, लेकिन ये आप जो तनख्वाह मिल रही थी उससे बनवाइए। हमारे चढ़ावा जो राम, वो हम इसलिए देते हैं कि हमको पता है कि मंदिर की व्यवस्था रख रखाव महंगा काम है, जरूरी है इसमें मैं फिर से जोड़ूंगा जो पहले वाले में भी कहा था कि सारा का सारा ऑनलाइन कर देना चाहिए। जब हम सब्जी वाले को, ठेले वाले को, चाय वाले को, जूता पॉलिश वाले से लेके दुकानों पे बड़े बड़े ट्रांजैक्शन भी जब हम ऑनलाइन कर रहे हैं, तो मंदिर में भी कंपलसरी कर देना चाहिए। दान पेटियां सब हटा दीजिए, जिसको करना है वो ऑनलाइन ही करे। अगर ट्रांजैक्शन होगा तो ऑनलाइन होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब आपको अपने काले को सफेद करना है तो कोई और जगह ढूंढिए। मंदिर में आके काले पैसे को सफेद करने के लिए या अपना पाप छुपाने के लिए गड्डियों को वहां दान मत कीजिए। वहां तो आपको जो भी करना है 5 रुपए से लेकर 5 करोड़ रुपए तक ऑनलाइन दीजिए, ट्रस्ट के बैंक खाते में दीजिए। कम से कम वो पारदर्शिता तो स्थापित हो जाएगी। दान पेटियों की जगह क्यूआर कोड लगा दीजिए। लगे, कई मंदिरों में लगे भी। चढ़ावा चोरी के अरे मामले यहाँ तो में क्यूआर भी नकली लगा दिए थे उन्होंने। घर से वो पेटी बर्बाद हो गई जिसमें उन्होंने नकली क्यूआर लगा के, उसमें क्या मालूम क्या अलग घपला हुआ है, बक्से में लगा के रखा। हाँ, चढ़ावा चोरी के मामले में इंतजार है कि जो दोषी हैं उनको सजा दी जाए, इसलिए लगातार हम पिछले कई हफ्तों से खबरों के खिलाड़ी में भी ये मुद्दा उठा रहे हैं। इस पर जमकर सियासत भी हो रही है, होनी भी चाहिए, क्योंकि राम कभी भी सियासत से अलग भारत में हुए ही नहीं। अब इस पर किस तरीके का एक्शन होगा, प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ का एक्शन कैसा होगा, उसका भी इंतजार है। आप सबके कमेंट्स भी बहुत सारे आए हुए हैं। आप सबका बहुत धन्यवाद खबरों के खिलाड़ी देखने के लिए। आप तमाम मेहमानों का भी बहुत धन्यवाद। कमेंट जिस तरीके से आप करते रहे हैं वैसे ही करते रहिए, ढेर सारा प्यार खबरों के खिलाड़ी को देते रहिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके नाम सहित आपका मैसेज, आपकी टिप्पणी इस कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकारों के सामने रखें, आप सबके सामने रखें। बहुत शुक्रिया आप सबका खबरों के खिलाड़ी देखने के लिए।